हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी बाल विकास की। बाल विकास में शिक्षा शास्त्र। इसमें क्या होता है, आपकी टोटल क्वेश्चन आपके 30 आने वाले हैं, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन पैडागोजी के हैं और कुछ आपके जो मनोवैज्ञानिक ने अपनी थ्योरी दी है उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीडीपी का जो आपका सबसे पहला पेपर जो होता है वो सीडीपी का ही खुलता है। 5 सब्जेक्ट होते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका साइकोलॉजी का आता है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सीटेट एग्जाम के लिए। तो आज हम इसकी पैडागोजी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सीडीपी की और भी क्लासेस करा दी हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको जीन पियाजे, थार्नडाइक और इसकी जो बाल विकास की स्टेज होती है उस उनकी और पेडागोजी की कुछ क्लासेस करा दी है। तो आपको क्या करना है, वो क्लासेस भी जा करके देख लेनी है। तो फिर हम आज की क्लास बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं हमसे आज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोटिवेशन के अनुसार। मोटिवेशन का जो सिद्धांत होता है उसके अनुसार क्या है, शिक्षक को डैश डैश के द्वारा सीखने के यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए कर सकता है। किस काम की वो उम्मीद कर सकता है, क्या काम वो कर सकता है जिससे क्या है बच्चे अच्छे से सीख जाए। ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में ए है, बच्चों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, यानी कि जो टीचर है बच्चों से क्या है वास्तविक अपेक्षाएं रखेगा। वास्तविक अपेक्षाओं का मतलब ये होता है जो उसके सामने जो चीजें उसने क्वेश्चन बच्चों से पूछे हैं उसी का वो आंसर पा सकता है। तो यही क्या होगी, उसकी वास्तविक अपेक्षाएं होंगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो उसने क्वेश्चन दे दिया है तो बच्चे कल परसों में उसका आंसर देंगे। बी है, उम्मीदों का एक रूप स्तर रखने के लिए, यानी कि जो टीचर है, जो शिक्षक है वो बच्चों को सिखा रहा है और उनसे उम्मीद रख रहा है कि वो एक रूप स्तर में ही रहे बच्चे, यानी कि एक समान एक स्तर पर रहे, आगे स्तर पर ना बढ़े। ये हो सकता है। सी है, बच्चों से किसी प्रकार की उम्मीद ना रखने। देखो, बच्चों से किसी प्रकार की उम्मीद क्यों ना रखे, कोई भी टीचर हो, आप टीचर बनोगे फ्यूचर में या अब भी आप टीचर होगे, तो आप क्या चाहते हो, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हो वो बच्चे क्या हो, अच्छे हो पढ़ाई में, ताकि आपका भी नाम हो। तो आपको उनसे उम्मीद होगी ना, जब आप उनको पढ़ा रहे हैं तो ये बात तो गलत हो जाएगी। देखो, इसे तो नेगलेक्ट ही कर देंगे कि उम्मीद ना हो। डी है, बच्चों से बहुत उच्च उम्मीद रखना। देखो, ज्यादा उच्च उम्मीद नहीं रख सकते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे जो हैं अपनी उम्मीद के रिकॉर्डिंग ही काम करते हैं, लेकिन हम उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। मान लो बच्चों की कैपेसिटी नहीं है इतनी पढ़ने की, आप उन्हें चाह रहे हो कि आज ही वो 3-4 लेसन पढ़कर याद करके आपको सुना दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उच्च उम्मीद आपको नहीं रखनी है। तो ये वो दो ऑप्शन तो आपके हट गए। बी वाला तो उम्मीदों का एक रूप स्तर। देखो, एक रूप स्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हर बच्चे का स्तर अलग अलग होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपने जो लेसन पढ़ाया है बच्चों को वो एक बराबर सारे बच्चों को याद हो गया होगा, तो ऐसी उम्मीद आप उनसे नहीं रख सकते। तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस था आपका ए आंसर। यही है आंसर। कैसे, बच्चों से वास्तविक अपेक्षा, यानी कि जो बच्चा आपके सामने बैठा है, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसी से आप क्या है उनकी वास्तविक अपेक्षाएं रख सकते हैं एक टीचर होने के नाते। ज्यादा उच्च उम्मीद उनसे नहीं रख सकते। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। सेकंड में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, यानी कि जो विकास है बच्चे को डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू होता है। ए है उत्तर बाल्यावस्था से, बी है प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से, या सी शेषवावस्था से, या डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको इसमें बताना है। देखो, इसमें बाल्यावस्था नहीं होगा, प्रसव पूर्व अवस्था होगा। क्या होगा, ये जो बाल्यावस्था ये गलत लिखा है, आपका अवस्था लिखा होगा प्रसव पूर्व अवस्था। तो आपको बताना है। देखो, उत्तर वाली अवस्था जो होती है वो आपकी जो एज होती है वो बच्चों की 5 से 7 वर्ष के बीच में होती है उत्तर वाली अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व जो अवस्था होती है वो बच्चे के जन्म से पहले की होती है, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तब की होती है प्रसव पूर्व अवस्था, सेकंड जो है। सी है आपकी शेषवावस्था, यानी कि जब बच्चा 0 से यानी कि 2 वर्ष का होता है तब उसे शेषवावस्था कहते हैं। डी है आपकी पूर्व बाल्य अवस्था, तो ये आपकी होती है हाँ 2 से लेकर के 5 वर्ष तक की, आप इसकी पूर्व वाली अवस्था को कह सकते हैं। तो आपको बताना है जो विकास शुरू होता है वो कब से होता है। देखो, मैंने विकास की स्टेजें आपको अपनी फर्स्ट क्लास में कराई है साइकोलॉजी की। अगर किसी ने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लास आप जरूर देख लें, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी साइकोलॉजी की। उसमें मैंने बच्चे के
यानी कि जन्म से लेकर तक की मृत्यु तक की जितनी भी स्टेज होती है उसमें मैंने आपको बताई है, वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्लास आप जाकर देख लेना, ठीक है। बाल विकास की अवस्थाएं ऐसी करके मैंने टॉपिक है उस पे, तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आपको बताना विकास कब से शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर आपका बी है। कैसे? प्रसव पूर्व अवस्था। देखो, जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है ना, तब से उसका विकास शुरू हो जाता है। जब वो धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स बनते हैं, तभी तो उसका विकास ही तो हो रहा है वो, है ना। देखो, शेषमावस्था में क्या है, 0 से 2 वर्ष, जन्म के बाद में तो उसका विकास होता ही रहता है। इसमें पूछा था विकास कब से शुरू होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो माँ के गर्भ से ही जो होती है बच्चों की विकास शुरू हो जाता है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखो, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वैसे चारों ऑप्शन गलत नहीं है, शेषवावस्था से भी कुछ बच्चों ने लगा दिया होगा कि शेषवावस्था से शुरू हो जाता है, लेकिन जो बच्चों का विकास है वो तो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। सोचना और थिंकिंग करने वाली बात है ये, ठीक है। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, पढ़ते हो, मैं इस बात को नहीं कहूंगी। मैं आपके लिए पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए। मैं हर एक दिन में आपकी एक क्लास जरूर लेती हूँ शाम को 6 बजे, और उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक ना एक सब्जेक्ट की पेडागोजी दूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिन में 3 3 क्लासेस लूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद कर सकूँ, ठीक है। पढ़ लेते हैं आप अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, यानी कि जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि क्या औसत होती है, मतलब कि मिनिमम होती है, औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं। हाँ, ये बात ठीक है। देखो, बहुत लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों की बुद्धि औसत होती है, यानी कि इतनी अच्छी भी नहीं होती, इतनी बुरी भी नहीं होती, उसे औसत कह सकते हैं। फिर है कि बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं। प्रतिभा संपन्न का मतलब होता है जो यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, ठीक है। और बहुत कम व्यक्ति मन बुद्धि होते हैं। अब ये ऐसा भी नहीं है कि होशियार है तो मन बुद्धि भी ना हो, यानी बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो मन बुद्धि होते हैं। तो क्या बताया मैंने आपको कि बहुत कम व्यक्ति मन बुद्धि होते हैं, यानी कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन नहीं होते हैं, ठीक है। ये कथन डैश डैश की प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ लोगों की जो बुद्धि होती है वो औसत होती है, कुछ लोग होते हैं जो प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पागल यानी कि मन बुद्धि के होते हैं। तो ये जो बात है वो प्रतिस्थापित सिद्धांत, वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। अब पढ़ लेते हैं हम अपने एक एक करके ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को। देखो, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। अब पूछ रहे हैं कि किस बात पर ये बात कही गई है, किस कथन को। तो फर्स्ट है बुद्धि और जाति विभिन्नता, यानी कि जो लोग हैं उनमें बुद्धि की जो विभिन्नता है, कम है, औसत है, तो वो जाति विभिन्नता होती है, यानी कि उनकी जाति के रिकॉर्डिंग उनमें विभिन्नता पाई जाती है। क्या ऐसा होता है कि कोई इंसान होशियार है, कोई मंदबुद्धि है, तो उनमें जातियों का भेद होता है कि कोई पंडित है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, तो इस वजह से उनमें भिन्नता पाई जाती है। देखो, ये वाली बात हो गई गलत। कोई जाति से होशियार नहीं होता है, अपनी पढ़ाई से, अपनी स्किलों से होशियार होता है। जाति का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तेज जाति से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप किस देश से हो, किस जाति से, डजेंट मैटर। फर्क पड़ता है आपने किस एनवायरनमेंट में अपनी सीख को सीखा है, किस पर्यावरण में आप सीखते हो, और आपके अनुवांशिक गुण जो हैं, आपको जो अपने जीन्स मिले हुए हैं माँ बाप से, वो कैसे हैं, उनके रिकॉर्डिंग ही बच्चा होशियार भी बनता है और मंदबुद्धि भी बनता है, ठीक है। ये बात तो हो जाएगी गलत। बी है बुद्धि के वितरण, यानी कि जो बुद्धि का वितरण है वो अलग अलग होता है। जैसे कि देखो, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों का विकास जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का विकास कम एज में होता है। कोई बच्चे को अच्छे से समझ में जल्दी आ जाता है अगर आप पढ़ा रहे हो, कुछ बच्चों को देर तक भी समझ में नहीं आता। तो इसमें क्या होता है, बुद्धि का अलग अलग वितरण होता है लोगों के अंदर। ये बोला गया बी ऑप्शन में। सी है बुद्धि की वृद्धि। देखो, बुद्धि की जो वृद्धि है उसके रिकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि कोई मन बुद्धि है, कोई होशियार है, कोई कम होशियार है, इस बात पर। देखो, बुद्धि की जो वृद्धि है वो किसके रिकॉर्डिंग होती है, लोगों के बिहेवियर की वजह से तो होती है। तो वृद्धि थोड़ी ना हुई है, ये तो वितरण किया गया है एक तरीके से, बुद्धि का बताया गया है। हमसे तो ये पूछा गया है ना,
कोई बच्चा कम होशियार है, कोई बच्चा अच्छा है, कोई बच्चा बहुत मंदबुद्धि है, तो ये कथन किस पर डिपेंड कर रहा है, ये पूछा गया, वृद्धि से पूछा थोड़ी ना गया है, वृद्धि से मतलब नहीं है हमारे उसमें। डी है आपका, ये ऑप्शन भी आपका हट गया। फिर डी है बुद्धि और लैंगिक भिन्नता, यानी कि बुद्धि और जो लोगों में लैंगिक भिन्नताएं होती है, यानी कि लड़का और लड़की में भिन्नता होती है बुद्धि की, यानी कि लड़के होशियार होते हैं, लड़कियां मंदबुद्धि होती हैं, या फिर लड़कियां होशियार होती है, लड़के मंदबुद्धि होते हैं, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। देखो ये बात है गलत, ये तो जेंडर बायस वाली बात आ गई, रूढ़िबद्धता वाली बात आ गई कि उन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात जो कही गई है उसका राइट आंसर है बी, बुद्धि का वितरण। देखो बुद्धि का वितरण ही तो है इस क्वेश्चन में, यही तो कहा गया है, बुद्धि का वितरण, तो यानी कि अधिकांश व्यक्ति बुद्धि का औसत होती है उनकी बुद्धि, कुछ में कम प्रतिभा संपन्न होते हैं, कुछ कम व्यक्ति बुद्धि होते हैं, तो ये बुद्धि का वितरण तो किया गया है, किसी में अच्छी ज्यादा बुद्धि है, किसी में कम बुद्धि है, किसी में बहुत ही कम बुद्धि है, तो वितरण तो हुआ। तो थर्ड का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर, इसे भी पढ़ लेते हैं। फोर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण बच्चे, यानी कि सहयोगी अधिगम में, सहयोगी अधिगम का मतलब है आप सहयोग कर रहे हो किसी को सिखाने में अधिक उम्र के प्रवीण बच्चे, यानी कि ज्यादा उम्र वाले बच्चे, यानी कि हो सकते हैं 18 या 15 साल वाले उम्र के बच्चे छोटे और कम निपुण बच्चों की मदद करते हैं, यानी कि 15-16 साल के जो बच्चे होते हैं वो 7 से 8 साल वाले बच्चों की क्या है, वो कम निपुण है अपनी पढ़ाई में, यानी कि किसी काम में, तो उनकी मदद करते हैं। इससे क्या होता है, यानी कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की जब मदद करते हैं तो उससे क्या होता है। अब पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन ए में है गहन प्रतियोगिता हो रही है, यानी कि उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। देखो कंपटीशन बराबर लोगों में होता है, छोटे और बड़ों में नहीं होता। अगर मान लो आप बड़े हो, आप अपने छोटे बहन भाई की मदद कर रहे हो, तो आप उनसे कंपटीशन कर रहे हो, तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ये नहीं होगा। बी है उच्च नैतिक विकास। हाँ ये बात ठीक है, देखो उच्च नैतिक विकास यानी कि आप नैतिकता का विकास कर रहे हो, इसलिए उन बच्चों की मदद कर रहे हो, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। सी है समूह में लड़ाई। देखो लड़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं, अगर आप लोग अपने छोटे बहन भाइयों की मदद कर रहे हैं या आप छोटे बच्चों को सिखा रहे हो, तो आप उनमें लड़ाई कर रहे हो समूह में, देखो ये भी बात गलत हो जाएगी। फिर डी है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। हाँ ये बात ठीक है, देखो उच्च उपलब्धि प्राप्त होगी जब आप छोटे बच्चों की मदद करोगे, तो आपको उच्च उपलब्धि प्राप्त होगी, आत्मसम्मान का विकास होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका भी आत्मसम्मान का विकास होगा और उन बच्चों का भी होगा, ताकि वो पढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी और आपको भी संतुष्ट होगे कि हमने उनके बच्चों की मदद की है। तो देखो डी वाला भी आंसर सही है। अब कंफ्यूजन हो रही है कि ए बी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन हमें ऑप्शन तो एक ही चूज करना है कि कौन सा बेस्ट होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका डी। डी कैसे, देखो इसमें बात गलत नहीं थी, उच्च नैतिक विकास हो रहा है, लेकिन इसमें लिखा है उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित हो रहा है, इसमें आत्मसम्मान भी विकसित हो रहा है, तो आत्मसम्मान और उपलब्धि नैतिक विकास में ही आ जाते हैं। हमें अपने एक ऑप्शन में ये तीनों का जो है आंसर है, एक ही आंसर में ढूंढना होता है, तो वो लिखा हमारे डी में, तो डी क्या हो जाएगा, फोर का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइव। फाइव में क्या पूछा गया है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो ये कहलाता है। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूर्व का अधिगम, यानी कि आपने बच्चों को कुछ सिखाया पहली कक्षा में, यानी कि मान लो आपने थर्ड कक्षा में बच्चों को जोड़ना घटाने के सवाल सिखा दिए बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर नई स्थितियों के सीखने में बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। अब आप क्या कर रहे हो, बच्चों को भाग सिखा रहे हो, है ना, डिवाइड सिखा रहे हो या फिर साइंस का कोई काम सिखा रहे हो, तो वो जो सवाल है उसके जोड़ने के घटाने के उस वो बिल्कुल भी यूज में नहीं आ रहे हैं उसके साइंस में, या फिर भाग में नहीं यूज आ रहा है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये क्या कहलाता है, मान लो आपने बच्चों को सिखा दिया है भाई, आपने फॉर्मूला सिखा दिए बच्चों को, जैसे होते हैं कुछ क्लासेस में मैथ के। अब आपने भेज दिया उसे सामान लेने के लिए, लो बेटा ये पर्चा तैयार कर दिया, आप सामान ले आओ, तो वो कहाँ पर फॉर्मूला लगाएगा, वो तो बिल्कुल भी वेस्ट है, यूज थोड़ी ना हो रहा है उसके फॉर्मूला, वहां पर नहीं हो रहे हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, यानी कि जो सीखा हुआ है वो कुछ भी स्थानांतरण नहीं हुआ, वहां पर उसका कोई भी उपयोग नहीं हो, बिल्कुल शून्य हो गया,
ठीक है, ये कहा गया इस ऑप्शन में। बी पढ़ लेते हैं, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, यानी कि जो आपने अपेक्षा रखी थी वो अपेक्षा नहीं हुई स्थानांतरण में। ठीक है। सी है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव असर पड़ा है बच्चों पर, ताकि उनका काम हो गया, सकारात्मक काम हो गया, जो आपने सिखाया वो वहां पर यूज होगा। लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं होता, प्रभावित नहीं करता, तो देखो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। फिर लिखा है डी अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, यानी कि जो आपने सिखाया है बच्चों को, वो आपका जो सिखाया हुआ है वो नकारात्मक है, यानी कि निगेटिव निगेटिव प्रभाव डाला है बच्चों पे। निगेटिव का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा प्रभाव डाला है, तो देखो उल्टा प्रभाव तो नहीं डाल रहा, प्रभाव ही नहीं डाल रहा, ये बात हुई है। तो उल्टा हो, निगेटिव हो, उससे डजेंट मैटर। बी भी क्या है, निरपेक्ष, अपेक्षा नहीं, अपेक्षा की कोई बात ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर है आपका ए। इसमें अधिगम का शून्य स्थानांतरण हुआ है, यानी कि जो आपने बच्चों को सिखाया था वो दूसरी कक्षा में उसका कोई काम नहीं आया, तो वहां पे क्या हुआ, शून्य स्थानांतरण हुआ, कुछ यूज थोड़ी ना हुआ, तो शून्य तो बात होगी। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ये लिखा है चिंतन अनिवार्य रूप से एक, यानी कि जो चिंतन होता है, बच्चे जैसे चिंतन करते हैं, अनिवार्य रूप से एक क्या है। जैसे कि आपने कुछ पढ़ाया बच्चों को और बच्चों से कह दिया कि बच्चों आपको ये याद करके लेकर आना है कल को, तो ये चिंतन वाली बात हो गई है। तो बच्चे चिंता कहाँ से करते हैं, तो इसका क्या रूप होगा। पढ़ लेते हैं ऑप्शन। संज्ञानात्मक गतिविधि है, यानी कि वो दिमाग में चिंता ले लेता है इस बात की कि हाँ भाई, हमें तो आज अध्यापक जी ने, ये टीचर जी ने ये काम दिया था, लेकिन हम उस काम को नहीं कर पाए, तो ये हमारी चिंता कहाँ होगी, ये बताओ। इंसान दिमाग से ही तो सोचता है। ये हो जाएगा। बी है मनोगात्मिक प्रक्रिया, यानी कि मनोवैज्ञानिक, यानी कि वो अपने जहन में इस बात को डाल लेगा कि हाँ चिंता हो रही है, तो मनोविज्ञान में उसकी गतिविधि भी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ठीक है, मनोगतिक हो जाएगी। मनोगतिक का मतलब है मन में गति करने वाली चिंता हो गई है ये। सी है मनोवैज्ञानिक परिघटन। मनोवैज्ञानिक परिघटन में क्या होता है, उसमें अपनी आत्मा में तो जागृत कर लिया कि हाँ चिंतन हो रहा है, दिमाग में कुछ नहीं है, अंदर बैठा लिया हाँ चिंता है। डी है भावात्मक व्यवहार, यानी कि जो वो व्यवहार कर रहा है उसमें झलक रहा है कि वो चिंतित है। होता है ना, कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं तो मतलब उटपटांग काम करने लगते हैं, तो ये होता है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है इनमें से, चारों में से। देखो चारों ही ऑप्शन जो मैं मीनिंग बता रही हूँ ना, कुछ अलग नहीं लग रहे हैं, चिंतन से ही रिलेटेड, लेकिन हमें बेस्ट आंसर पे पहुंचना है कौन सा है। तो जिसका बेस्ट आंसर है वो है आपका ए है। देखो कैसे, चिंता कहाँ होती है, हम अपनी आत्मा में चिंता करते हैं या अपने दिमाग में चिंता करते हैं। जो हमारा ये दिमाग होता है ना, सबसे बड़ा सिग्नल है, सबसे पहला सिग्नल हमारे दिमाग में जाता है, चाहे वो टेंशन वाली बात हो, खुशी वाली बात हो, दुख वाली बात हो, कोई सी भी बात हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों आज आपकी छुट्टी है, जैसे टीचर, आप टीचर हो, आप स्कूल में क्लास में जाके कह दो बच्चों आपकी आज छुट्टी है और आप क्यों आए, तो बच्चों का सिग्नल दिमाग में जाएगा या दिल पर जाएगा। कहते हैं ना दिल से सोचते हैं दिमाग से, तो सबसे पहला सिग्नल हमारे दिमाग में जाएगा, अरे आज छुट्टी थी हमें पता नहीं था, और आज छुट्टी कैसे हो गई। ये भी तो चिंता वाली बात हो गई एक तरीके से, सोचने वाली खुशी की बात हो गई। तो ये क्या होती है, आपकी संज्ञानात्मक गतिविधि होती है, मेंटल स्किल्स होती है आपकी। 6 हो गया आपका राइट आंसर ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है 7, पढ़ लेते हैं 7 में। एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है। एक बच्चा है जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये उत्तीर्ण है, ठीक है, ये ना नहीं है इसमें, उत्तीर्ण हो सके। ये बच्चा डैश डैश रूप से अभिप्रेरित है। जैसे मान लो अभी आप सी टेट की तैयारी कर रहे हो, अपने आप पर ही एग्जाम्पल ले लो, चाहे किसी बच्चे का एग्जाम्पल ले लो। तो आपको क्या करना है कि आपने सोच रखा है सी टेट पास करना है, सुपर टेट देना और मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है हर हाल में। तो आपने क्या कर रहे हो, आप बहुत मेहनत करो, जाहिर सी बात है कोई भी एग्जाम होता है हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आप मेहनत कर रहे हो ताकि आपका क्या हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना, गवर्नमेंट टीचर के लिए। तो ये जो अभिप्रेरित है, ये किस बात से अभिप्रेरित हो आप, इस बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका व्यक्तित्व, व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल, अकेले ही तुम इस बात के वो हो, अब अपने आप से ही अभिप्रेरित हो, कहने का मतलब ये है, आप अकेले इंसान हो जो अभिप्रेरित हो, व्यक्तित्व तुम्हारा। फिर बी है आपका अनुभाविक, यानी कि आपने अनुभव किया है कि आप प्रेरित हो इस बात से, इसलिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। फिर सी है आंतरिक, यानी कि आप अंदर से प्रेरित हो, इसलिए आप लगन से पढ़ाई कर रहे हो।
फिर डी आपका भाई है, यानी कि आप बाहर से अभी प्रेरित हो, यानी कि आपसे किसी ने कहा है कि देखो भाई सीटेट पास कर लो, सुपर टेट कर लो, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और इतनी इतनी सैलरी आएगी। तो आपने दूसरे के कहने से आप तैयारी कर रहे हो, कि आपके माँ बाप या आपके फ्रेंड्स आपसे बोल रहे हैं तब आप मेहनत कर रहे हो। तो इसमें से आपकी कौन सी अभिप्रेरणा होगी, ये आपको बताना है। फर्स्ट व्यक्तित्व, बी अनुभाविक, या सी आंतरिक, या डी बाह्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका राइट आंसर होगा आपका सी आंतरिक। मेहनत कौन कर रहा है? आप मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? चाहे रीजन आपका कोई भी है, लेकिन मेहनत करने वाले आप हो। और आप आंतरिक हो, यानी कि अंदर से क्या हो, प्रेरित हो, क्या हाँ हमें सीटेट एग्जाम पास करना है, सुपर टेट भी पास करना है, फिर अपनी जॉब लेनी है, हर हाल में लेनी है। तो आप अंदर से प्रेरित हो, ना कि किसी के कहने से आप क्या कर रहे हो, अभी प्रेरित हो और पढ़ाई कर रहे हो। जब हम दूसरों के कहने से कोई काम करते हो तो वो बाह्य कहलाता है। अनुभव यानी कि आपने कुछ अनुभव किया तो आप इस बात को पढ़ने के लिए बैठ गए हो, इसलिए नहीं। लेकिन आप अंदर से अगर प्रेरित हो ना, तो आप पहाड़ भी चढ़ सकते हो, सब काम कर सकते हो। लेकिन दूसरों के मोटिवेशन से कभी कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। जब तक इंसान दिल से कुछ ना चाहे ना, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो सेवन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी, वो आंतरिक अभिप्रेरित है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8 है। एक शिक्षिका अपने बच्चों को अनेक बच्चों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। यानी कि एक टीचर है, जैसे कि आप टीचर हो, आप अपनी कक्षा में बच्चों को क्या करते हो, सामूहिक सामूहिक गतिविधि का मतलब है बहुत सारे चार चार का ग्रुप बनाया है आपने, कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए बच्चों को दे दिया, और वो क्या है, व्यस्त रखती हो तुम उन्हें। ठीक है, बिजी रखती हो। जैसे समूह चर्चा, यानी कि आपने चार बच्चों से बोला कि आपको चर्चा करनी है इस टॉपिक पे। समूह परियोजना, किसी से बोल दिया कि आपको इस पर डायग्राम बनाना है, कुछ बनाना है। भूमिका निर्वाह, यानी कि आपको इस पर काम करना है, इस टॉपिक पे। आदि ये सीखने के किस आयाम को उजागर करते हैं। तो जो आप ये काम दे रही हो बच्चों को, तो वो आप क्या सिखाना चाहती हो उन बच्चों को, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन। ए लिखा है सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, यानी कि जो हमारा समाज है उसमें जो काम होता है उसके रूप में आप क्या बच्चों को सिखाना चाहती हो। यानी कि देखो समाज का मतलब क्या होता है, सामाजिक में समाज का मतलब होता है सब लोगों का एक साथ रहकर कार्य करना, तभी तो हम समाज बनते हैं। घर से बाहर निकलते समाज में घुल मिल जाते, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, संयोग करके क्या है, काम कर रहे हैं। तो उस गतिविधि के रूप में आप सिखाना चाहती हो बच्चों को। बी है भाषा निर्देशित अधिगम, यानी कि भाषा को निर्देश करने के लिए आप सिखाना चाहती हो। क्या कि कोई सी भी भाषा आप सिखा रही हो उनको, और उस पर निर्देशित कर रही हो कि बच्चों को ये सीखना ही सीखना है, इसलिए। सी है मनोरंजन के द्वारा अधिगम, यानी कि आप क्या है, बच्चों का एंटरटेनमेंट करवाकर उन्हें सिखाना चाहती हूँ मनोरंजन के द्वारा। डी है प्रतियोगिता आधारित अधिगम, यानी कि आप उनमें कंपटीशन करा रहे हो, यानी कि चार चार ग्रुप जो बनाए हैं आपने, उनका कंपटीशन कराना चाहती हो ताकि एक टीम जीत जाए। तो देखो कंपटीशन नहीं करनी है। प्रतियोगिता मतलब बच्चों के बीच में नहीं करनी होती है, ना ही उनके बीच में तुलना करनी होती है, ये गलत है। देखो अगर तुम सिखा रही हो तो उसमें मनोरंजन तो होता है, लेकिन सिर्फ मनोरंजन ही मेन मोटिव नहीं है उन बच्चों को सिखाने का, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। भाषा निर्देशित अधिगम, देखो भाषा निर्देशित के लिए अगर आप कोई काम करा रही हो तो वो वैसे भी बोलकर सीख सकती हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल दिया उसमें इतना भाषा का यूज थोड़ी ना हो रहा है। अगर आपने डायग्राम बनाने के लिए तो भाषा का यूज थोड़ी ना, भाषा को थोड़ी ना सिखा रही हो आप, तो ये भी गलत है। देखो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। सामाजिक गतिविधियों के रूप में सिखाना चाहती हूँ, यानी कि जो समाज में रहकर, अगर जो इंसान समाज में रहकर सब काम कर सकता है वो सब कुछ कर सकता है। देखो एक अकेला इंसान सब कुछ कर सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जो समाज में रहकर सीखता है ना, उसे नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। एक ना लीडरशिप आ जाती है बच्चों के अंदर। अब हमारे देश में जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कर रहे हैं, समाज में रहकर समाज को लेकर ही तो साथ चल रहे हैं, अकेले थोड़ी ना चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सबकी सेवा भी करते हैं और सबका काम भी देखते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ए हो जाएगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम यानी कि सिखाना। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th। देखते हैं इसमें क्या पूछा है। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित, देखो ये दृष्टिबाधित लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। दृष्टिबाधित बच्चे को कक्षा के अन्य बच्चों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह, यानी कि आप जैसे टीचर हो, आपकी कक्षा में एक बच्चा है जिसको दिखाई नहीं देता, उसे दृष्टिबाधित कहते हैं। उस बच्चे को अन्य बच्चों के साथ सामूहिक, सामूहिक यानी कि ग्रुप में ही बैठाकर गतिविधि, यानी कि उससे कहती है कि बेटा आपको एक्टिविटी करनी है, सीखना, उनको
उनके साथ ही। तो आप क्या कर रही हो, उन बच्चों के साथ में बैठाकर क्या कर रही हूँ उस बच्चे के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हो, यानी कि वो जो टीचर है वो बाधा उत्पन्न कर रही है, क्योंकि उस बच्चे को दिखाई नहीं देता, बाकी बच्चों को दिखाई देता है, तो सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। तो देखो ये बात तो गलत है, ये बात तो गलत है, बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता वो बाधा कैसे उत्पन्न कर सकता है और बच्चों के लिए। ठीक है। बी है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हो। इसमें बोला गया है, यानी कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है एक समान सारे बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर में हो, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, कुछ भी हो। आपका कर्तव्य क्या है, उस बच्चे को भी उन्हीं सभी बच्चों के साथ में बैठकर पढ़ाना, ताकि वो क्या करे, अपने आप को मोटिवेट रखे, ताकि वो अपने आप को हीन भावना से न देखे। क्योंकि जब वो और बच्चों को पढ़ते हुए देखेगा तो खुद से कोशिश करेगा, हाँ मैं भी पढ़ सकता हूँ। हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, एक ही कक्षा में बैठाना है। सी है सभी बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति, एक सेकेंड, फिर ऑप्शन है आपका सी, सी में लिखा है, पढ़ लेते हैं। सभी बच्चों में दृष्टिबाधित, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है, यानी कि बाकी बच्चे उस पर सहानुभूति दिखाएं, सिंपैथी दिखाएं उस बच्चे के कि ये अरे बेचारा ये तो दृष्टिहीन है ना, मतलब इसे दिखाई नहीं देता है, इसलिए बच्चों को वो उस बच्चे को शामिल करती है सारे बच्चों में। फिर डी है जो देख नहीं सकते उन बच्चों पर तनाव बढ़ा रही है। देखो तनाव बढ़ जाएगा ये बताओ, वो देख नहीं सकता मानते हैं, लेकिन और बच्चों के साथ बैठेंगे तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने आप पर तनाव बढ़ाएगा। देखो ये बात भी गलत होगी, तनाव नहीं बढ़ाएगा, वो उसे थोड़ी खुशी होगी कि उसकी टीचर उसे अलग नहीं कर रही है। अगर आप उसे अलग स्कूल में भेज दोगी तो वो पक्का अपने आप को बुरा समझेगा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, क्या मेरी टीचर ने मुझे उन बच्चों के साथ पढ़ाया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखो सहानुभूति नहीं दिखानी है हमें बच्चे के प्रति, और बच्चे उस पर सहानुभूति दिखाए इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं उसको हम। बी है फिर एक कक्षा के लिए सीखने, देखो बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, ये बात भी गलत है, राइट आंसर है आपका बी। बी कैसे है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य करें, यानी कि सब बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त हो, इसलिए वो उसके उसी बच्चे को उनके साथ में पढ़ा रही है। हाँ हो सकता है वो थोड़ा सा गौर उस पर देगी और उसे आगे बैठाएगी, ताकि वो बच्चा क्या करे, अपने आप को मोटिवेट रखे और आगे सीखने में बढ़े। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। देखो जो निगेटिव बातें होती हैं, ये बाधाएं उत्पन्न करना है, और ये क्या है, सहानुभूति दिखाना, सहानुभूति थोड़ी ना दिखा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको। अगर हम सहानुभूति दिखाएंगे तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तनाव बढ़ा देती हैं, बढ़ा रही हैं, ऐसे जो वर्ड होते हैं आपके निगेटिव होते हैं, ऐसे तो कभी आंसर आपके हो ही नहीं सकते। ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, इसे पढ़ लेते हैं। 10 में क्या पूछा गया है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है, यानी कि सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता को हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी, यानी कि बच्चों के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कला होनी चाहिए, अच्छी अच्छी स्किल होनी चाहिए, मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपका मॉडलिंग, यानी कि जो बच्चे मॉडलिंग करते हैं तो उनमें ऐसी स्किल्स पाई जाती है, तो उसे सृजनात्मकता कहेंगे। बी है अनुकरण, यानी कि देखकर बच्चे किसी को काम को कर रहे हैं तो उसे सृजनात्मकता कहेंगे। सी है अभिसारी चिंतन, अभिसारी होता है कि एक काम को सिर्फ, मान लो आपने एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर वो एक ही वे में निकाल कर देंगे। ठीक है। डी है अवसारी चिंतन, यानी कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के हम 10 तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। क्या इसे कहते हैं सृजनात्मकता। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा फोर्थ में। देखो अब तो मैंने आंसर के मीनिंग भी बता दिया, अब इन्हें एनालिसिस कर लेते हैं। मॉडलिंग का मतलब होता है कि बच्चों को चलकर दिखाना। देखो तो इसमें सृजनात्मकता नहीं झलकती। सृजनात्मकता क्या होती है आपकी, कुछ काम का सर्जन करना और कुछ अलग वे में करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया कला दिखाना, उसे तो सर्जन कहा जाएगा। ठीक है। तो मॉडलिंग कौन सी नई बात हो गई है, सभी कर लेंगे। बी अनुकरण, अरे देखकर अगर बच्चा कर रहा है तो उसमें क्या सर्जन कर दिया उसने, वो तो कॉपी कर रहा है, ये बात तो गलत हो जाएगी। फिर अभिसारी चिंतन, अभिसारी का चिंतन मतलब क्या है आपकी, एक एक क्वेश्चन का एक ही तरीके से आंसर दे दिया तो उसने कौन सा नया कर दिया, हो सकता है वो टीचर नहीं बताया हो उसका, तो ये थोड़ी ना हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा डी। डी अभिसारी चिंतन का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या होता है, एक काम में अलग अलग सोच लगाना। जैसे ही मैंने बताया एक क्वेश्चन का 10 तरीके से आंसर निकल सकता है। प्लस का सवाल आप सिखाते हो,
आप कैसे तरीके से सिखाते हो? कुछ डंडे खींचकर सिखा देती है टीचर, कुछ टॉफियों का एग्जाम्पल लेकर सिखा देती हैं, है ना? और भी तरीके हो सकते हैं, कुछ बच्चों को गिनकर बता सकते हैं कि देखो 3 बच्चे ये बैठे हैं, 3 बच्चे ये बैठे हैं, इन्हें जोड़ दो कितने होते हैं। तो क्या होगा, एक सवाल का डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि बहुत सारे आंसर निकल के आ सकते हैं तरीकों से। तो उसे बोलेंगे अपसारी चिंतन, और वही होता है आपका सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर जो होती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। 11 को भी पढ़ लेते हैं। 11 में एक अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य, सॉरी यहाँ पे शिक्षक होगा, एक शिक्षक है अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है, क्योंकि मतलब एक टीचर है, वो पढ़ा रही है बच्चों को दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होती है? यानी कि जो बच्चा सुन भी सकता है और देख सकता है, ऐसी सामग्री का उपयोग करें। जैसे क्या हो सकता है आपको बताइए? डिजिटल बोर्ड कह सकते हैं क्या हम उसे? देखो उसमें क्या होगा, आप बोल बोल कर भी सिखाओगे और देख देख के भी बच्चा सीख जाएगा। सामग्री और शारीरिक गतिविधियों, शारीरिक गतिविधियों यानी एक्टिविटी विधियों द्वारा प्रयोग करती है, क्योंकि तो वो क्या करना चाहती है, वे शिक्षक को आराम देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, शिक्षक को आराम देते हैं। देखो दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब ये होता है कि बच्चे क्या है, जो बच्चा देख नहीं सकता वो सुन करके सीख सकता है, जो बच्चा सुन नहीं सकता वो देख करके सीख सकता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों में अच्छा हो जाता है ना, सीखने की तरीका अच्छा हो जाता है। और गतिविधि, शारीरिक गतिविधि यानी कि बच्चों से हम एक्टिविटी करा रहे हैं, तो क्योंकि क्यों करा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, तो वह शिक्षक को आराम देती है। यानी ये जो चीजें हैं ये शिक्षक को आराम देती है। देखो शिक्षक को कैसे आराम दे देंगे, अगर मान लो हमने दृश्य श्राव्य की कोई वीडियो चला दी बच्चों को पढ़ाने के लिए पोयम की, तो हमें तो देखना पड़ेगा ना बच्चे पढ़ना नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बात थोड़ी ना हो जाएगी। ना तो शिक्षक को आराम मिलना है, ना ही बच्चों को आराम मिलना है, पढ़ाना है सिर्फ। बी है कि प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है, यानी कि जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें हाँ सुगम बनाता है, हाँ तरीके से सिखा सकते हैं, ये बात हो सकती है। सी है वे बच्चों को वैविध्य उपलब्ध कराते हैं, यानी कि बहुत सुख सुविधा उपलब्ध कराती हैं ये सारी चीजें। फिर है इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है, यानी कि बच्चा क्या पांचों जो सेंस ऑर्गन होते हैं उसके द्वारा सीख सकता है, सुन करके, देख करके, और हाथों की एक्टिविटी के द्वारा भी वो सीख सकता है। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर, वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। देखो बेस्ट आंसर है। इसमें क्या है, इसमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करने में सीखने में संबंधित करता है। बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीख रहा है, अपने सेंसेस के द्वारा सीख रहा है, अपने दिमाग से भी तो सीखेगा, वो सीखेगा नहीं सीखेगा, सुनकर भी सीखेगा, देख कर भी सीखेगा, और हाथों से करके भी सीखेगा। तो बच्चों की तो ज्ञान इंद्रियां हो गई ये सारी, तो इनसे क्या हो रहा है, बच्चा इनसे सीखता है। तो ये क्या होगा, बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है, क्लास को लाइक जरूर करना। ओ, तो यानी कि आपको कोई आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी, इतने ही क्वेश्चन थे हमारे साइकोलॉजी के। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास को अगर पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।